सबसे पहले देखो बिल्कुल स्टार्ट से इनिशियल लेवल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ग्रामर. एवरी स्टूडेंट वांट्स टू लर्न इंग्लिश. एवरी स्टूडेंट either male or female, girl or boy, everyone here sitting in the room wants to speak and write English in a good manner and fluently, because it is a skill, it is a talent. Okay, whenever you write proper English, so the people praise you, the people admire you, and they consider you as an educated person. And if you cannot speak English well, then in our criteria, in our society, you are not educated. So speaking English is actually the criteria of being educated. Actually it is not, but it is the normal of society. So we have to go with the society, we have to go with the flow. That's why we have to learn English. मतलब ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी ज़बान की वजह से ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज है, एक ज़बान है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो गैर तालीम याफ्ता है, वो अनपढ़ है, ऐसा भी नहीं होता. बट चूँकि हमारी सोसाइटी का अलमिया है, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर ये तरीका यही है कि इंग्लिश के ज़रिए हम समझते हैं कि एक इंसान पढ़ा लिखा है कि नहीं है. तो हमें इस सोसाइटी में ही जीना है, तो हमें इंग्लिश सीखना पड़ेगा. ठीक है, अगरचे आपके जहन में जो सवाल है वो ठीक है कि इंग्लिश तो जैसे एक ज़बान है, हम उर्दू भी बोल रहे हैं तो क्या इशू है, वो भी तो एक हमारी ज़बान है, मादरी ज़बान है. बट हमारी सोसाइटी में प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, कॉरपोरेट लाइन के अंदर हम इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत उर्दू के. घरों पे तो उर्दू इस्तेमाल कर लेते हैं, स्कूल में भी कर लेते हैं, चलो गली मोहल्ले में भी कर लेते हैं, दुकानदारी में भी कर ले रहे हैं, शॉपिंग करते हुए भी उर्दू इस्तेमाल कर लेते हैं, शादी ब्याह के तकरीबात में दोस्तों से मिलते हुए भी उर्दू इस्तेमाल कर लेते हैं. बट जब आप जॉब करने जाते हैं, जब आप किसी बैंक में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पर लगते हैं, तो फिर आपको पूरी दुनिया भर के लोगों से बात करना पड़ता है. फिर आप उर्दू ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते. फिर मैनेजर वही लगेंगे या बड़े अच्छे पोस्ट में उन्हीं को जॉब मिलेगी जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी. तो ये सोसाइटी का एक नॉर्म तो है, हमें याद सीखना पड़ेगा. ठीक है ना. तो कैसे सीखें, हाउ टू लर्न, तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से इनिशियल लेवल से इसको स्टार्ट करता हूँ. पहले मैं पूरा लेक्चर डिलीवर कर दूँगा, एट द एंड लिखा दूँगा आपको. ठीक है ना. क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना इस लेक्चर को, तो 15 मिनट तक मैं पूरा लेक्चर सुनाऊँगा, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग बंद करके आपको लिखाना शुरू कर दूँगा. ठीक है ना. सो चूँकि डेफिनेशंस वगैरह हैं, सो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ कम्युनिकेशन. ठीक है. सो 9th की इंग्लिश ग्रामर का जो है वो फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा, ये जो क्लास के लेक्चर है मैं अपने YouTube चैनल पर जो है वो डाल दूंगा, मेरे नाम से ही है, सर नसीम जुल्फ़िकार. तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको लाइव देख भी सकते हैं. ठीक है. तो कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? चलें, यस, बातचीत करना. ठीक है, दानिश कह रहे हैं. उर्दू में इसको कुछ आवाज़ मुझे राब्ता की भी आई थी. कम्युनिकेशन मीन्स राब्ता. ठीक है. कम्युनिकेशन इज़ द वे ऑफ रिसीविंग एंड डिलीवरिंग थाट्स. डिलीवरिंग एंड रिसीविंग थाट्स. कम्युनिकेशन या राब्ता ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाते हैं और सामने वाले की बात को सुनते हैं. इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन. ठीक है भाई. मैं इतनी देर से आपको कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, 5 मिनट से मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ. चूँकि आप मेरे अल्फाज को सुन रहे हो, मुझे समझ रहे हो, और साथ साथ आपकी बातों को भी मैं सुन रहा हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. दुनिया में हर इंसान कम्युनिकेट करता है. कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं है जो सामने वाले से कम्युनिकेट ना करे. कम्युनिकेशन करके तो हम अपने दिल की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, कि हमारे जहन में क्या है वो दूसरों तक पहुँचाते हैं. यहाँ तक कि जानवर तक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं अपनी ज़बान में. उनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, उनका एक अपना तरीका होता है कम्युनिकेट करने का. कमिंग फास्ट बैक. जानवरों का अपना तरीका होता है कम्युनिकेट करने का. दे हैव देयर ओन वे ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. दे हैव देयर ओन वे ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे कि गाय हैं या फिर भैंस है, तो उनकी अपनी एक ज़बान होती है, तो वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं. हमें नहीं समझ में आती, लेकिन वो आपस में समझ रहे होते हैं. इस तरह कैट है, डॉग है, सबकी अपनी ज़बान है. चूंटियाँ तक आपस में कम्युनिकेट करती हैं. चूंटियाँ बोलती तो नहीं है, लेकिन उनके एंटीना होते हैं. वो एंटीना ऊपर होता है ना, वो तो 2 चूंटियाँ साथ में आती हैं, एंटीने को टच करती हैं. वो टच करती हैं तो समझाती हैं कि भाई खाना कहाँ पर है, कहाँ पर जाके खाना उठा कर लाना है. फिर वो सब चूंटियाँ उसी तरह लाइन से चले जाती हैं ना. एक चूंटी पहले खाना देख के आती है, फिर लाइन से चूंटियों को बताती है कि करके फिर सब वहीं पे चला जाता है. तो यहाँ तक इतनी सी चूंटी जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो तक कम्युनिकेट करती है. तो हम तो इंसान हैं, हमें तो कम्युनिकेट करना ही पड़ता है. छोटा बच्चा जो पैदा होता है, जो 2-3 दिन का होता है, वो भी कम्युनिकेट करता है. वो बोलता तो नहीं, बट रोता है. रो कर वो कम्युनिकेट कर अपनी मदर को बताता है वो, ठीक है, कि व्हाट ही नीड्स. ठीक है. तो ये तरीका है कम्युनिकेशन का. जो छोटा बच्चा पहले दिन से लेकर इंसान एक अपने आखिरी दिन तक कम्युनिकेशन करता है. सुबह शाम दिन रात हज़ारों लाखों बार हम कम्युनिकेट करते हैं एक दिन के अंदर.
कोई ऐसा स्टूडेंट क्लास में नहीं है, पर दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कम्युनिकेट ना करता हो। गूंगा है अगर तो वो भी जो है वो हाथों के इशारे से कम्युनिकेट करेगा ज़रूर, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात को पहुंचाना सामने वाले तक। अब कितने तरीके होते हैं अपनी बात को पहुंचाने के सामने वाले तक? सो देयर आर 2 वेज, 2 तरीके से हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं किसी के भी सामने। वन इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, एक हमारे पास कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा हमारे पास कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 2 तरह से हम अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल जो वर्ड निकला है बेटा, वर्ब से निकला है, वर्ब। और वर्ब के मतलब क्या होते हैं? वर्ब के मतलब होते हैं वर्ड या लफ्ज़, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम अपने अल्फाज को इस्तेमाल करके सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप मेरे अल्फाज को सुन रहे हो, मेरे वर्ड्स को सुन रहे हो और मेरी बात समझ रहे हो, आपके जहन में मेरी बात आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। या जब अखबार आप पढ़ते हो, जब बुक रीडिंग करते हो, तो उसमें आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हो, क्यों? चूँकि आप अल्फाज को, वर्ड्स को पढ़ रहे होते हो। और एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है, जैसे इशारों से आप बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे हाँ कहना है तो मैं यस बोल सकता हूँ, और या तो फिर मैं इस तरह से हेड को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, मतलब यस, ठीक है। मुझे नो कहना है तो मैं नो बोल सकता हूँ, नहीं तो मैं हेड को स्विंग कर सकता हूँ, तो आप समझ जाते हैं कि सर नो बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे अगर थम्स अप बोलना होता है या वेल डन बोलना होता है तो मैं इस तरह से यूँ कर सकता हूँ कि भाई मतलब वेल डन, थम्स अप, ठीक है, एक्सीलेंट। या अगर मुझे नहीं पता तो मैं या तो आई डोंट नो बोल दूँगा, या मैं कहूँगा इस तरह से कर लूँगा, तो इस तरह से मतलब दैट इज़ कॉल्ड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो दैट इज़ कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। इसी को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि आप कभी कभार अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करते हुए, और कभी कभार जस्ट आप अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने इशारों के ज़माने में बात कर रहे होते हैं। तो हमें जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं सीखना है, असल में इशारों की ज़बान नहीं सीखनी है, चूँकि पेपर में हमें लिख कर दिखाना है, करके कुछ नहीं दिखाना। तो हमें वर्बल कम्युनिकेशन को पढ़ना होता है। वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद के अल्फाज को इस्तेमाल करके इंसान कम्युनिकेट करे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान अल्फाज में अल्फाज निकाले, कुछ बोले और आप उसको समझ भी जाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं चाइना से एक चाइनीज़ को क्लास में लाकर खड़ा कर दूं कि भाई इन बच्चों को जो है वो अपनी कहानी बताएं, तो वो अपनी ज़बान में बोलेंगे, चाहे चिन शे शे नी हाओ सयोनारा, है ना, तो शाय शिन जिन जांग, तो आप तो समझ ही नहीं पाएंगे ना उनको, क्यों? वो ज़बान तो बोल रहे हैं, वो कुछ ज़बान तो बोल रहे हैं ना, वो कुछ ना कुछ अपनी ज़बान तो बोले, वर्बली कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, बट आप नहीं समझ पा रहे। या आप उनसे अगर एक सवाल करेंगे कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ पैदा हुए, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए, तो वो भी आपको नहीं समझ पाएंगे। वजह क्या है, क्यों नहीं समझ पा रहे दूसरे को? लोग अल्फाज तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज अलग है, सही है, सिंपल सी बात है, लैंग्वेज अलग है। तो वर्बली कम्युनिकेट करने के लिए हमें चाहिए होती है लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ज़बान। तो लैंग्वेज का सेम होना ज़रूरी है। लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, एक वास्ता है एक वर्बल कम्युनिकेशन का। अगर 2 लोग साथ में वर्बली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो द लैंग्वेज ऑफ बोथ द पीपल मस्ट बी सेम लैंग्वेज होगी तो बात कर पाएंगे। मेरी उर्दू लैंग्वेज है, आपकी उर्दू लैंग्वेज है, हम बात समझ रहे हैं, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। नाउ इफ़ आई स्टार्ट कन्वर्सेटिंग इन इंग्लिश, देन दोज स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम कैन अंडरस्टैंड मी who have good speaking English qualities। सही है ना भाई? अब ये जिन बच्चों इंग्लिश सही थे वो मुझे समझ पाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। या अगर मैं कहता हूँ कि बोनेनोइट निकोलास डिग्रू टिमडी लीडिच टिलेबिच, अब कोई भी नहीं समझ पाएगा, बिकॉज ये जर्मन है, जर्मन तो किसी को भी नहीं आती। तो ज़बान का सेम होना ज़रूरी है 2 लोगों के बीच में। जब तक ज़बान सेम नहीं होगी आप मेरी बात ही समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो लैंग्वेज, नाउ हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड? दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? कितनी? कोई सवाल के जवाब कौन? 60 60 ना 60 नहीं बोली जाती, सिर्फ इंडिया में 400 ज़बानें बोली जाती हैं। 60 तो ऐसे ही हम निकाल लेंगे, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर देख लो तो उर्दू है, ठीक है, सिंधी है, पंजाबी है, ठीक है, इस तरह से कश्मीरी है, सराइकी है, बलोची है, मकरानी है, बराहवी है, बिलती है, गिलगिती ज़बान है, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपको जब आप इंडिया में जाओगे तो वहाँ पर आपको फिर
हिंदी मिल जाएगा, वहाँ पर आपको संस्कृत मिल जाएगा, बंगाली मिल जाएगा, तमिल मिल जाएगा, मद्रासी मिल जाएगा, वहाँ पर आपको नेपाली लैंग्वेज मिल जाएगी, चाइनीज़ लैंग्वेज है, जापानीज़ है, मलाया ज़बान है, इंडोनेशियन लैंग्वेज है, फिर स्पेनिश है, इटालियन है, फिर उसके बाद जर्मन है, फ्रेंच है, रशियन है, ऑस्ट्रियन है, बेल्जियन लैंग्वेज है, उसके बाद फिर अरबिक लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज है, फिर उसके बाद ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है। उसके बाद मतलब ज़बानें तो बहुत सारी हैं, मतलब बोलते जाएंगे तो ज़बानें निकलती जाएंगी। इनमें से कुछ का नाम आप जानते भी थे जो मैं ज़बान के नाम ले रहा था। तो दुनिया में ज़बानें कितनी बोली जाती हैं? +7,000, मतलब मोर देन 7,000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। 60 नहीं, 7,000 से ज़्यादा ज़बानें दुनिया में बोली जाती हैं। 7,000 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। तो 60, 70, 50, 100, 200, 300, 400 नहीं, 7,000 से भी ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों सीखें, इस पर बात करते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बानें क्यों सीखें भाई 9th क्लास में या 10 में या लैंग्वेज सेंटर में जाके। अच्छा ये बताया कि विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान कौन सी है? इंग्लिश। नहीं, इंग्लिश नहीं है, दिस इज़ चाइनीज़। चाइनीज़ इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। नेटिव लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूँ, जो है वो नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग की बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो ज़बान दुनिया में बोली जाती है वो चाइनीज़ है, जो बच्चा घर पे सीखता है, उस तरह की ज़बानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो चाइनीज़ सबसे ज़्यादा बोली जाती है दुनिया में। द फर्स्ट वन इज़ चाइनीज़। सो वाई डोंट लर्न चाइनीज़? सवाल होता है कि फिर वाई डोंट लर्न चाइनीज़? अगर चाइनीज़ ज़्यादा बोली जाती है फिर तो हमें चाइनीज़ को सीखना चाहिए, हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं? जो ज़्यादा बोली जाती है उसको सीखना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत किसी और ज़बान के। सही बात है। तो वाई डोंट वी लर्न चाइनीज़? वाई? बिकॉज चाइनीज़ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड। चाइनीज़ दुनिया की सबसे ज़्यादा मुश्किल ज़बान है। तो देयर आर 3 रीज़न्स इसकी वजह से चाइनीज़ जो है वो मुश्किल लैंग्वेज है, ठीक है। फर्स्ट रीज़न क्या है चाइनीज़ के मुश्किल होने की? सबसे पहली वजह तो ये है कि नो अल्फ़ाबेट्स। चाइनीज़ लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स कोई नहीं होते, जैसे हमारे हैं ना, इंग्लिश में होता है ABCD, उर्दू में होता है अलिफ बे पे ते से, अरबी में होता है अलिफ बा पा, इस तरह से अलिफ बा मतलब ता, इस तरह से होता है ना अरबी में भी। लेकिन इंग्लिश के अंदर, वो चाइनीज़ के अंदर देयर इज़ नो अल्फ़ाबेट। तो आप बोलोगे सर लिखते हैं फिर कैसे, ABCD नहीं उनकी? तो चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर सिम्बल्स होते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज असल में एक सिम्बॉलिक लैंग्वेज है। सिम्बॉलिक लैंग्वेज है। सिम्बॉलिक लैंग्वेज से मुराद ये कि इसमें सिम्बल्स होते हैं, उस सिम्बल्स को याद करना पड़ता है। हर एक वर्ड के लिए अलग सिंबल होता है। अगर आपने कभी चाइनीज़ का कुछ पढ़ा हो, अखबार चाइनीज़ का घर पे आपके चाइनीज़ आइटम्स जो मेड इन चाइना आते हैं, उसमें चाइना में बहुत कुछ लिखा होता है, तो आपको बहुत सारे घर बने हुए मिलते हैं उसके अंदर, ठीक है। खिड़की दरवाज़ा घर बना होता है, उसमें लगता है पता नहीं क्या है। असल में वो सब एक सिंबल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको ट्री लिखना है चाइनीज़ में, अगर आपको ट्री लिखना है तो आप ट्री जैसा सिंबल बना दो, दिस इज़ ट्री। तो ट्री चाइनीज़ में लिखना है तो ये ट्री का सिंबल है। इस तरह से अगर आपको स्पीक लिखना है, बोलना है, स्पीक, तो इस तरह से मुंह बना दो आप, ठीक है। जिसके इसके मतलब होते हैं स्पीक। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, इस तरह से अगर आपको बोलना है फायर, आग, ठीक है। अगर आपको आग बोलना है तो आप क्या करो कि आप इस तरह से जो है वो आग जला दो, तो दिस इज़ फायर, इसको हम बोलते हैं आग। अगर आपको काव लिखना है, काव, तो आप उसमें क्या करो कि इस तरह से काव जैसा सिंबल होता है, मतलब फ्रंट काव का सर, हेड ऑफ द बुल की तरह, वो काव हो गया। अगर आपको लिखना है पर्सन, पर्सन मतलब आदमी, तो आप चलता हुआ एक आदमी बना दो, है ना। अगर आपको लिखना है क्राउड, क्राउड मतलब रश, तो आप 2 चलता हुआ आदमी बना दो, मतलब रश हो गया ये। तो ये दीज आर चाइनीज़, इसी तरह के कुछ बने हुए होते हैं उसमें ना। तो दीज आर चाइनीज़ वर्ड्स। तो चाइनी के अंदर ABCD नहीं है कि SPE है कि स्पीक FIRE फायर, ऐसा नहीं। उसमें हर एक वर्ड के लिए अलग एक सिंबल है, तो आपको सिंबल्स याद करने पड़ते, जो बड़ा मुश्किल काम है। चाइनीज़ के अखबार को आपको जस्ट पढ़ना होता है, जैसे उसके न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए आपको तकरीबन 8000 सिंबल्स का याद होना ज़रूरी है, और 8000 सिंबल को याद करने में 2 साल लगते हैं। तो इतना लंबा अरसा लगता है कि 2 ईयर्स तक लग जाते हैं इंग्लिश, वो चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखने में। अच्छा, इट इज़ नॉट अ बिग डील कि मतलब 2 साल लग जाते हैं। आप यहाँ 1 क्लास से, बल्कि उससे भी पहले से आप इंग्लिश सीख रहे हो, 9 में आके 10 साल हो गए इंग्लिश सीख नहीं पाए, तो ये तो 2 ही साल है ना, ये तो फिर भी आसान है।
असल में 10 साल नहीं चाहिए होता इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लिश सीखने के लिए 6 मंथ्स इज़ फार मोर देन इनफ। 6 महीने काफ़ी होते हैं, बट यू हैव टू लर्न इट बाय यूजिंग अ पैटर्न। एक पैटर्न के थ्रू अगर आप इसको सीखोगे तो 6 महीना फर इंग्लिश बोलने के लिए बहुत होता है। लेकिन अगर उसको ढंग से सिखा जाए और टीचर उसको ढंग से सिखा दे तो ठीक है, नहीं तो काम चलाने के लिए ज़िंदगी भर भी बैठे रहो, किताब खोले जैसे गधे के जो है ना ऊपर बस्ता लाद दिया जाए तो फिर वो तालीम याफ्ता नहीं हो जाता। सेम वही चीज़ अगर हो जाए तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इसी तरह से बस किताब का बोझ उठाए फिरते हैं, लेकिन हम उसे सीखते नहीं हैं, तभी हम आज तक नहीं बोल पाए। रीज़न यही है ना, वजह यही है। तो चाइनीज़ की एक मसला तो ये है कि इसमें अल्फ़ाबेटिक कोई नहीं है। दूसरा मसला ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज एक ऐसी ज़बान है जो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे लिखी जाती है। मिसाल के तौर पे जब आप इंग्लिश लिखते हैं ना, इंग्लिश को आप जो है वो लेफ़्ट टू राइट लिख रहे होते हैं कॉपी में, उर्दू को राइट टू लेफ़्ट लिख रहे होते हैं, और चाइनीज़ को हमेशा हम टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे लिख रहे होते हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। जो उनकी लाइनें जो होती हैं ना चाइनीज़ की कॉपी में, वो टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे की लाइनें होती हैं। इसलिए आपने कभी देखा होगा चाइनीज़ में अगर कोई लिखा हुआ होता है मूवीज़ वगैरह का नाम, तो टॉप से बॉटम में लिखा होता है। इस तरह से चाइना के बाज़ार वगैरह जो होते हैं, मार्केटें वगैरह, उनमें दुकानों के नाम जो होते हैं ना, वो टॉप से बॉटम होता है। वो ऐसे लंबे लंबे बैनर गिरे हुए होते हैं, उनमें लिखा होता है चाइनीज़ में कुछ। चाइनीज़ के जब भी कुछ लिखता है सीधा लाइन में नहीं लिखा था, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम लिखा था उनको। तरीका यही है उसको लिखने का। तो इसलिए अभी अब हमें लिखना नहीं आता है, ऐसी मुश्किलात दूसरी है। और तीसरा ये है कि इसके अंदर साउंड, सिर्फ 6 साउंड होते हैं चाइनीज़ में। हमारे पास तो इंग्लिश होते हैं बहुत सारे, ABCD, इंग्लिश में सिर्फ 6 साउंड्स हैं। शे और चे वाले 6 साउंड हैं, मतलब किसी में शे आएगा, किसी में चे आएगा बस। अब 6 साउंड की मदद से हमें सब कुछ बोलना पड़ता है, और साउंड में कितने ड्यूरेशन है उसके लिहाज से हमें बात करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे एक ही वर्ड अगर मैं शे कह दूँ, शे, तो शे के वर्ड है, अब उसको हम देख सकते हैं कि सिर्फ उसके लेंथ से हम डिफरेंट मायने बनाते हैं। सिर्फ मैं उनको शे बोल दूँ तो शे मतलब हो गया शुक्रिया। उसके बाद मैं शे थोड़ा सा लेंथ खींच दूँ तो उसका मतलब आपका इस्तकबाल है। उसके बाद मैं शे थोड़ा और लंबा बोल दूँ तो उसका मतलब अब आप यहाँ से रुखसत हो जाइए। तो शे इन तीनों के अलग अलग मतलब हैं। तो आपको सुनते हुए देखना होता है कि इस बंदे ने इस वर्ड को कितना लंबा बोला है, उसके लिहाज से मीनिंग अलग होती है। तो साउंड्स बड़े मुश्किल हैं। हम ऐसे नहीं ना, हम कैट बोलें, कैट बोलते हैं, कैट बोलते हैं तो होते बिल्ली है, लेकिन उसमें चाइनीज़ में सब अलग है ये, ठीक है। उसमें मद जो है ना, मद और जिसके अरबी में जिस तरह से होता है उस टाइप का हिसाब होता है। दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू लर्न चाइनीज़ लैंग्वेज। दैट्स वाई चाइनीज़ अगर जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है, उसके बावजूद वी डोंट स्टडी इट, वी स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ ईजियर लैंग्वेज टू लर्न। इसको सीखना आसान है, 6 महीने की मेहनत से आप इसको सीख सकते हैं, ठीक। एनी प्रॉब्लम? So we are not going to learn Chinese, so we are going to learn the second language which is called English language. So English language हमें सीखना है। English language you know that it is the international language of this world. दुनिया में हर किसी भी कंट्री चले जाएं, इस ज़बान के बोलने वाले आपको हर जगह पर मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के बोलने वाले। That's why हम इस ज़बान को सीख रहे होते हैं। अब कैसे सीखें, हाउ टू लर्न, किस तरह से सीखें इस इंग्लिश लैंग्वेज को, अंग्रेज़ी ज़बान को। तो हाउ टू लर्न, किसी भी ज़बान को सीखने के 2 तरीके होते हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू लर्न एनी लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड। किसी भी ज़बान को सीखना आपके पास 2 तरीके हैं, 2 से ज़्यादा कोई तरीका होता ही नहीं है। वन इज़ कॉल्ड मेमोराइजिंग मेथड, फर्स्ट हम कहते हैं मेमोराइजिंग मेथड, जबकि दूसरा हमारे पास मेथड है वो कहलाता है ग्रामर मेथड। सो दे आर जस्ट 2 मेथड्स टू लर्न इंग्लिश, मेमोराइजिंग मेथड या ग्रामर मेथड। मेमोराइजिंग मेथड, इसको हम इन्वायरमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इस मेथड से सीखना हमारे लिए मुश्किल है, क्यों? बिकॉज मेमोराइजिंग मेथड से, अच्छा जैसे आपने मेमोराइजिंग मेथड से कौन सी ज़बान सीखी? उर्दू। आप सब जो उर्दू बोलते हो ना, उर्दू आपने ग्रामर मेथड से नहीं सीखा है, मेमोराइजिंग मेथड से सीखा, अपने माहौल से सीखा है। घर की ज़बान थी आपकी है। बच्चा जब छोटा होता है ना तो उसके मेमोरी सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसके दिमाग में, उसको तेज़ी से याद हो रही होती चीज़ें। जब इंसान बड़ा होता रहता है तो मेमोरी सेल्स कम से कम होते रहते हैं उसके अंदर, तो उसको याद करने की सलाहियत इंसानी कम से कम होती रहती है। इसलिए जब हाफिज़ कुरान बच्चों को बनाया जाता है तो छोटे बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया जाता है। मतलब कोई मैट्रिक के बाद ही कुरान हिफ्ज़ करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है बच्चों के लिए, इसलिए छोटे में 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास पढ़ाने के बाद हिफ्ज़ में लगा देते हैं। तो इतना छोटा बच्चा होगा उतने ज़्यादा उसको तेज़ी से चीज़ें याद हो रही हैं, वो रट्टा लग रहा होगा। तो बच्चा जब छोटा होता है तो वो बोलते हुए बहुत कुछ सुनता है अपने अतराफ़ में लोगों को, तो वो अल्फाज याद करते रहते हैं यहाँ तक उसको एक ज़बान बोलनी आ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड मेमोराइजिंग मेथड। लेकिन अब इस मेथड से आप नहीं सीख सकते। इस मेथड से सीखने के लिए वही बात है कि या तो आप US से किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाओ, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ जाकर आप 5 साल गुजार कर आओगे तो बोलना सीख जाओगे उस मेथड से। फिर कोई ग्रामर नहीं चाहिए, डायरेक्ट माहौल से सीख कर आ जाओगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं
जाते हैं कनाडा और इंग्लिश सीख के वापस आ जाते हैं, है ना? क्यों? चूँकि इन्वायरमेंट ही ऐसा है। अच्छा, ये माहौल हम अपने यहाँ पर नहीं बना सकते। वी कांट क्रिएट दिस इन्वायरमेंट इन आवर सिटी, इन आवर टाउन, इन आवर स्कूल। घर पे देखो, घर पे चुके तो हम इंग्लिश बोलते ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली और हमारे हर सबके पेरेंट्स इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं कि वो इंग्लिश में ही बात करें या पूरे घर वाले इंग्लिश में बात करें, ऐसा नहीं होता। तो दैट्स वाई कि हमारे लिए घर में तो ये माहौल बनाना नामुमकिन वाली बात है, घर पे हम सब इंग्लिश में बात करें। स्कूल में जब जाते हैं तो स्कूल में लिखा हुआ तो होता है बोर्ड पे बड़ा बड़ा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है? तो इंग्लिश मीडियम स्कूल का मतलब तो ये होता है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट शुड बी प्योरली इन इंग्लिश, कि टीचर और स्टूडेंट के बीच के जो कम्युनिकेशन होगा या आपस में जो बच्चे बात करेंगे वो इंग्लिश में ही बात करेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल का मतलब ये होता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं होता रियल में, कि हमने किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप चले जाओ, औरंगी टाउन में उर्दू में बात हो रही होती है, इंग्लिश में तो कोई भी टीचर नहीं पढ़ाते हैं, ना सवाल करते हैं, ऐसा ही होता है। तो इस वजह से हम स्कूल में भी ये माहौल डेवलप नहीं कर पाते हैं कि भाई स्कूल में भी नहीं हो सकता। फिर तीसरा कि दोस्तों की गैदरिंग में, कि डे के फ्रेंड्स की गैदरिंग में हम कर लें, ये ज़्यादा ईजी है, ये किया जा सकता है आराम से, कि आपके 4-5 दोस्त, 6 दोस्त या 2 दोस्त या 3 दोस्त जो कि अच्छी इंग्लिश बोलते हैं या थोड़ी बहुत आती है उनको, वो बोलना शुरू कर दें आपस में। लेकिन ऐसा भी नहीं करते हैं। इसके पीछे जो चीज़, एक तो शर्म है, मोडेस्टी है कि शर्म आती है हमें बोलते हुए। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो उर्दू स्पीकर्स होते हैं या हम जो लोग हैं पाकिस्तानी ख़ास तौर पर, हम टांग खींचने वाली मखलूक हैं। हम टांग खींचने से मराद ये होता है ना, हम खुद आगे जाते हैं ना किसी और को आगे जाने देते हैं। मतलब खुद भी नहीं आगे बढ़ेंगे और कोई और आगे जा रहा होगा उसको भी खींच लेंगे कि मैं आगे नहीं जा रहा हूँ तो तू भी आगे नहीं जा। तो अगर कोई इंग्लिश बोलना शुरू कर दे तो उसको चुप करा देंगे कि क्या हो गया, पागल फरंगी हो गया क्या, ये सब बोल के हम लोग अंग्रेज़ हो गए हो क्या, अंग्रेज़ चले गए, नमूने छोड़ गए, ये बोल देंगे हम उनको, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो क्या होता है कि जाहिर सी बात सामने वाला बंदा फिर नहीं बोलेगा। तो हम दोस्तों में भी ये माहौल क्रिएट नहीं कर पाते। अगर कर लें, अगर क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीखने का सिंपल मेमोराइजिंग मेथड एक आसान तरीका है कि आप दोस्तों में बैठ जाओ, जो इंग्लिश आपको आती है, गलत सही कुछ भी आती है, आप डेली आधा घंटा वो बोल दो, डेली आधा घंटा बोल दो, 3 महीने में आपको खुद ब खुद इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। क्योंकि यार 1 क्लास से लेकर 9 तक आने में बहुत सारे सेंटेंस और वर्ड्स आपके दिमाग में घुसे हुए हैं, बस वो है कि ज़बान में नहीं आते हैं वो वर्ड। तो आप बैठ कर बोलना शुरू कर दो आधे घंटे डेली, किसी भी के साथ, दोस्त के साथ, आपको खुद ही इंग्लिश आपकी तेज़ हो जाएगी, फास्ट और फ्लुएंसी आ जाएगी। कोई ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं, किसी लैंग्वेज सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा करते ही नहीं है, मसला ये है, ठीक है? तो अब जो हमारे पास मेथड रह जाता है मेमोराइजिंग के अलावा, इसको ज़रा समझो, इस तमाम बातों को जो मैं बता रहा हूँ बहुत डिटेल में और बहुत काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मेमोराइजिंग मेथड से तो हम नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? तो हमारे पास बच गया है ग्रामर मेथड, विच वी विल यूज़ टू स्टडी, वी विल यूज़ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, ग्रामर मेथड, ग्रामर में याद रखो AR आता है, ER नहीं आता ग्रामर में। बहुत सारे बच्चे ग्रामर में ER लिख रहे होते हैं आखिर में, मैंने देखा है AR होता है एक ग्रामर में, ER से कोई वर्ड नहीं होता। अच्छा, कभी कभार स्कूल के नाम में भी ग्रामर लिखा हुआ होता है। आप में से कोई बच्चे का स्कूल है उसके नाम में ग्रामर लिखा हुआ है? कौन सा स्कूल है? यूनिक ग्रामर स्कूल। वहाँ ग्रामर के क्या मतलब होते हैं? जैसे यूनिक ग्रामर स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ ग्रामर के मतलब क्या होते हैं? क्या वहाँ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है इस वजह से ग्रामर है वो तो हर स्कूल में पढ़ाई जाती है? तो आप कोई में से आपको जानता है कि ग्रामर के मतलब क्या होता है? स्कूल में भी ग्रामर लिखा होता है, तो वो क्या इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है इस वजह से ग्रामर है वो? कभी सोचा ही नहीं अपने स्कूल के नाम के बारे में कि यार स्कूल का नाम मेरा क्यों है? ये है, बस है। देखो, ग्रामर के मतलब होते हैं कि एक ऐसा स्कूल जिसके अंदर कोई सिलेबस और कोर्स फॉलो किया जाए, एक ऐसा स्कूल जिसके अंदर ग्रामर स्कूल से मुराद एक ऐसा स्कूल जिसमें हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, ठीक है, टर्म्स एग्जामिनेशंस हो, सिलेबस हो, वो हर स्कूल में ही होता है। और हर स्कूल ग्रामर स्कूल है, लेकिन हर स्कूल लगाते नहीं नाम के साथ, कुछ स्कूल लगा देते हैं। तो ग्रामर स्कूल, एक ग्रामर स्कूल होता है और एक अलग होता है और एक नया अलग स्कूल होता है कन्वेंशनल स्कूल। तो ग्रामर स्कूल में तो पूरा कोर्स सिलेबस फॉलो किया जाता है, पूरा जो हमारे जो स्कूल है रस्मी तौर पे। और एक कन्वेंशनल स्कूल होता है, उसमें पूरे मतलब एग्जाम्स वगैरह नहीं होता है, वो डिफरेंट टाइप के स्कूल्स होते हैं, ठीक, होम स्कूलिंग भी जिसको हम कहते हैं। तो कुछ ही स्कूल है कराची में, वैसे वरना ज़्यादातर मैक्सिमम स्कूल औरंगी टाउन में जितने भी वो सब ग्रामर स्कूल है। जैसे रहमान चिल्ड्रन स्कूल कहते हैं, वरना असल में एक्चुअली इट इज़ आल्सो अ ग्रामर स्कूल, क्योंकि उसके अंदर भी हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम्स वगैरह होते हैं। ये कोर्स सिलेबस फॉलो होता है, बच्चे 1 साल बाद क्लास 2, 3, 4 में जाते हैं। तो ग्रामर मेथड
से हम सीखेंगे इंग्लिश को। और ग्रामर कैसे कहते हैं एक्चुअली इंग्लिश के अंदर? तो ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज। ग्रामर रूल्स और रेगुलेशन का एक ऐसा मजमूआ है जिसके थ्रू हम किसी ज़बान को सीख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामर में क्या होता है? रूल्स होते हैं ना, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं जिनको हम सीख कर, जिनको हम लर्न करके किसी भी ज़बान को बोलना सीखते हैं। ग्रामर के मेथड थोड़ा लॉन्ग है, टाइम सेकिंग है, मेहनत ज़्यादा रिक्वायर करता है, बट इससे भी इंग्लिश बोलनी आ जाती है, सीखनी आ जाती है, लिखनी आ जाती है, ठीक है। सो वी विल यूज़ दिस मेथड टू लर्न एंड टू इम्प्रूव आवर राइटिंग एंड स्पीकिंग कैपेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, ओके। सो यहाँ तक कोई सवाल, एनी मोर, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? राइट नाउ देयर इज़ नो क्वेश्चन हेयर, ओके। सो ग्रामर मेथड में हमने यहाँ पर ये बात कर ली, और हमारे पास ग्रामर के टॉपिक्स फिर कुछ होंगे। अब इंग्लिश ग्रामर जो हम पढ़ेंगे तो हमारे पास इसके टॉपिक्स भी मौजूद होंगे। पूरे साल के जो टॉपिक, ईयरली टॉपिक्स जो हमारे पास होते हैं, उनके अंदर हम सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ABC ऑफ ग्रामर, ये ABC ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं। ये पढ़ने के बाद सेकंड हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, थर्ड हम पढ़ेंगे उसके बाद टेंसेस, फोर्थ हम पढ़ेंगे उसके बाद वॉइस, फिफ्थ हम पढ़ेंगे उसके बाद नरेशन, सिक्स्थ हम पढ़ेंगे उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस, सेवन्थ उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, और एट्थ हमारे पास फिर होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉजेटिव स्ट्रक्चर्स या कॉजेटिव वर्ब्स। सो दिस इज़ द होल ईयरली टॉपिक ऑफ योर ग्रामर, कि इतनी चीज़ें अगर आपको ग्रामर में पता लग जाए तो आप इंग्लिश को ईज़िली एक प्रॉपर वे पर लिख सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं। मतलब ये है तो पढ़ना, इनमें से कुछ चीज़ें आपको आती होंगी, कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। इसके अंदर हम बहुत बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज सर शायद आज कंप्लीट होगा भी नहीं, नेक्स्ट क्लास तक लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है यहाँ पर दैट इज़ अल्फ़ाबेट, हुरूफ़ तहज्जी। तो हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? कितने अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? 26, ओके। 26 अल्फ़ाबेट है, 26 अल्फ़ाबेट है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, A to Z या A to Z, ठीक है। अब इसके अंदर जो सब अल्फ़ाबेट्स हैं, इनमें आपके पास वाउल्स कितने हैं? तो देयर आर 5 वाउल्स। इनको वॉवेल नहीं पढ़ते हैं, दे आर वाउल्स, वाउल होते हैं, ठीक है। दे आर वाउल्स नॉट वॉवेल्स। तो देयर आर 5 वाउल्स, 5 वाउल्स हैं, A, E, I, O एंड U, और बाकी सब 21 क्या है बाकी? नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज़ कॉन्सोनेंट। बहुत सारे बच्चे कॉन्स्टेंट पढ़ते हैं, दिस इज़ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट जो है वो 21 है, और वाउल्स जो है वो 5 हैं। अब बाकी सारे जिनके अलावा बच गए हैं वो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। हाँ, अब एक चीज़ ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे मैं यहाँ पर लिखूँगा जिनमें, अच्छा, वाउल के बारे में क्या कहा जाता है कि हर एक वर्ड के अंदर वाउल का होना ज़रूरी है। देयर मस्ट बी अ वाउल इन एवरी सेंटेंस, ठीक है। हर एक वर्ड के अंदर वाउल का होना ज़रूरी है, बिना वाउल के कोई वर्ड नहीं बन सकता। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिखाता हूँ। फ्राई, ट्राई, क्राई, शाई, स्पाई, स्काई, स्लाई, रिदम एट्सेट्रा। इन सारे वर्ड्स को आप देखें, ये सारे वर्ड्स हैं। फ्राई मतलब तलना, ट्राई मतलब कोशिश करना, क्राई मतलब रोना, शाय मतलब शर्मीला, स्पाई मतलब जासूस, स्काई मतलब आसमान, स्लाई मतलब मकार, रिदम मतलब सुर। इन सारे, हाँ, इन सारे वर्ड्स के अंदर आपको A, E, I, O, U कुछ नहीं मिल रहा है ना भाई। A, E, I, O कुछ नहीं है। किसी लाइन से देख लो, उस पूरे ब्लू से मैंने जो भी लिखा, कहीं पर भी A, E, I, O, U मौजूद नहीं है किसी भी वर्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन इन सारे वर्ड्स में आपको एक चीज़ कॉमन मिली है, वो क्या है? वाई। अब ये जो वाई है ना बच्चों, ये वाई कहलाता है सेमी वाउल। सेमी वाउल किसे कहते हैं भाई? जो आधा वाउल और आधा कॉन्सोनेंट हो।
तो वाई कभी कभार वाउल के तौर पे इस्तेमाल होता है, कभी कभार कॉन्सोनेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर जहाँ पर भी वाई लिखा है, यहाँ पर वाई जो है एज अ वाउल यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं लिखूँ योर, मतलब वाई वाउल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। वाउल उस वक्त होगा अगर ये अलिफ की आवाज़ देगा, जब जुमले में अलिफ की आवाज़ दे रहा होगा तो वाउल है। और कॉन्सोनेंट कब होगा, जब ये जो है वो अलिफ की आवाज़ नहीं देगा, ये की आवाज़ देगा, तो वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। जैसे फ्राई, क्राई, क्राई, शाय, स्पाई, स्काई, स्लाई, रिदम, इन सब में वो अलिफ की आवाज़ दे रहा है। अच्छा, योर के अंदर ये जे की आवाज़ दे रहा है, तो योर में जो वाई है दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो वाई कभी कभार वाउल होता है, कभी कभार कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हम उसको सेमी वाउल कहते हैं। आगे बात समझें। तो ये तो आपके सामने हो गए अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें से 5 वाउल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट है और 1 सेमी वाउल है, और सेमी वाउल है वाई, ठीक है। अच्छा, अब लेटर की बात करते हैं बच्चों। लेटर, लेटर तो एक ख़त होता है, लेकिन मैं ख़त नहीं, लेटर का एक और वर्ड मतलब होता है हरूफ। हरूफ को भी तो लेटर बोलते हैं ना, कि अगर हम लिखते हैं CAT कैट, तो कैट में कितने लेटर्स हैं? देयर आर 3 लेटर्स इन कैट। अगर हम BOO के बुक लेते हैं तो बुक में कितने लेटर्स हैं? 4। तो सिंगल कैरेक्टर जो है वो एक लेटर कहलाता है। एक कैरेक्टर या एक अल्फ़ाबेट जो होता है वो एक लेटर कहलाता है। 3 अल्फ़ाबेट है तो 3 लेटर कहलाएंगे, ठीक है। तो लेटर्स हैं। अच्छा, लेटर्स से मिलकर क्या बनता है? वर्ड्स बन जाते हैं भाई। वेरी गुड, वेल डन। वर्ड्स या वर्ड कह सकते हैं, वर्ड्स मतलब लफ्ज़। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वर्ड क्या होता है भाई? वर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ मीनिंग। अच्छा, मायने भी बने, मतलब ऐसा नहीं कि उलट पुलट कुछ भी मिला दो, TP JP KP कुछ भी मिला दो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो वर्ड कहलाता है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कैट एक वर्ड है, बुक एक वर्ड है। कभी कभार ऐसे भी वर्ड्स हमारे पास जो बहुत छोटे होते हैं, सिंगल अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे आई हो गया या फिर ओ हो गया। आई मतलब होता है मैं, और ओ का मतलब होता है ए। यस, ये भी है, वेरी गुड, एक और मिल गया, ठीक है, आ, ठीक है। तो आ, ओ और आई ये सिंगल अल्फ़ाबेट वाले वर्ड्स हैं। एक ही अल्फ़ाबेट और पूरा एक वर्ड है, बाकी नहीं होता है कोई, ठीक है। 3 ऐसे हैं जो सिंगल, और कुछ होते हैं लॉन्ग होते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेस्पायरेशन, और कुछ बहुत लॉन्ग भी वर्ड्स हमारे पास होते हैं। जैसे एक वर्ड हमारे पास होता है ये एक वर्ड, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड में, मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड हिप्पोपोटामोमोस्टोसेस्कियोपेलिडोफोबिया। तो जो वर्ड है हिप्पोपोटामोमोस्टोसेस्कियोपेलिडोफोबिया, ये एक बीमारी है, डर की बीमारी होती है, फोबिया। तो जिस इंसान को लंबे लंबे वर्ड्स को याद करने में, लंबे मतलब जिस इंसान को लंबी लंबी स्पेलिंग को याद करने में डर लगता है ना, उसको ये बीमारी होती है, नफ्सियाती ये वाली बीमारी, जिससे लंबे लंबे स्पेलिंग याद नहीं होता, तो उसको होता है हिप्पोपोटामोमोस्टोसेस्कियोपेलिडोफोबिया। तो ये एक वर्ड है इंग्लिश में डिक्शनरी के अंदर। तो वर्ड्स बहुत छोटे भी, सिंपल थोड़े, तो एक लेटर से मिलकर भी बन सकते हैं, और बहुत सारे लेटर मिलकर भी कभी कभार एक वर्ड की तश्कील करते हैं। और बाकी उसके बाकी छोटे छोटे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, यू, बॉय, गर्ल, टीचर, टेबल, पेन, पेंसिल, रूफ, टॉप, सब बहुत सारे, सही है, लाखों वर्ड्स हैं इंग्लिश में, सही। तो वर्ड समझ में आया सबको? वर्ड्स के बाद फिर, अच्छा, वर्ड्स को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? वेरी गुड दानिश, ठीक है, सेंटेंस। उर्दू में कहते हैं जुमला। तो सेंटेंस क्या होता है? अभी डेफिनेशन क्या होगी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का वो मजमुआ, विच गिव्स अ मीनिंग, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो आपको एक मुकम्मल मायने देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। मतलब वर्ड्स को मिलाएं और एक मीनिंग बन जाए, एक मायने बन जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है। अब लिखते हैं मिसाल के तौर पे, अगर मैं लिखूं कि आई एम योर टीचर,
तो क्या ये सेंटेंस है? मायने पूरे हो रहे हैं, 4 वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बन गया। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ इन द मार्केट, मार्केट में, तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं। तो कैसे आप मीनिंग क्लियर नहीं हुई कि मार्केट में क्या? मैं बस बोला मार्केट में, इन द मार्केट, तो ये सेंटेंस क्लियर नहीं है, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा इन दैट केस। अब ये सेंटेंस नहीं है जो चीज़, अच्छा अगर सेंटेंस नहीं है तो फिर क्या चीज़ है ये? अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला दें और मीनिंग ना बने तो उसको पता है क्या कहते हैं? व्हाट वी कैन से इट। फिर ऐसे इसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ फ्रेज। फ्रेज कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ फ्रेज। अल्फाज को मिलाने से मुकम्मल मायने बन जाए तो सेंटेंस है, और अगर मीनिंग कंप्लीट ना बन रही हो दैन इट इज़ अ फ्रेज। ठीक है, तो इन द मार्केट एक फ्रेज है, इन द क्लासरूम, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑन द रोड, ये सारे के सारे फ्रेज हो गए। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये भी एक मुकम्मल मायने दे रहा है कि एक तेज़ भूरे रंग के लोमड़ी ने छलांग लगाई सुस्त डॉग के ऊपर। तो दिस इज आल्सो, अच्छे सेंटेंस के बारे में क्या ख़ास बात है? यस, देयर आर ऑल 26 अल्फ़ाबेट्स इन दिस सेंटेंस, अगर आप इसको चेक करो तो। ठीक है, ए से जेड तक सारे मिल जाएंगे सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर। लाइक ए मिल गया, फिर बी मिल गया, सी मिल गया, उसके बाद फिर डी मिल गया, देन ई मिल गया, देन एफ, उसके बाद जी भी मिल गया, जी के बाद फिर एच है, एच के बाद फिर आई है, आई के बाद फिर जे है, देन उसके बाद फिर के है, देन उसके बाद फिर एल है, उसके बाद एम है, उसके बाद एन है, फिर ओ है, फिर पी है, उसके बाद फिर क्यू है, फिर उसके बाद आर है, देन उसके बाद एस है, देन उसके बाद टी है, फिर यू है, फिर उसके बाद वी है, फिर उसके बाद डब्ल्यू है, फिर उसके बाद एक्स है, देन वाई है, देन जेड है। तो ये सारे आपको मिल जाए इसके अंदर A to Z। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें A से Z सब आ जाते हैं अल्फ़ाबेट। ये भी वर्ड ही से मिलकर बन जाए तो ये भी सेंटेंस ही है। ये अब समय मिलता है कहाँ पर आपको? अगर आपने कंप्यूटर में किसी दिलचस्पी अगर किसी को है तो कंप्यूटर में जो है वो एक फ़ॉन्ट्स का फोल्डर होता है, जब फ़ॉन्ट्स के नाम से लिखाई होती है उसके अंदर। जब फ़ॉन्ट्स के फोल्डर में जाओगे ना तो बहुत सारे फ़ॉन्ट्स के नाम लिखे होंगे, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैम्ब्रिया, कैलिबरी, कॉमिक सेंस, मोनोटाइप, बहुत सारे होते हैं ना। किसी को भी क्लिक करोगे ना, डबल टी लिखा, उसको जैसे क्लिक करोगे तो वो एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें बहुत सारी ये लाइन लिखी होगी, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। 50-10-12 बार लिखा होगा, छोटे से बड़े साइज़ में जा रहा होगा। इसलिए यही सेंटेंस को लिखते हैं ताकि जो देखने वाला है उसको उस फॉन्ट के अंदर, उस लिखाई के अंदर हर तरह के अल्फ़ाबेट का इल्म हो जाए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कैसे लिखा हुआ है। मैं भी छोटे में जब देखता था उस फोल्डर में जाके फ़ॉन्ट्स के फोल्डर में बोला यही जुमला क्यों लिखा हुआ है। जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो मुझे पता लगा कि भाई इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, बात समझ में आ गई सेंटेंस की? कुछ लिखना है तो लिख लें अब इसको ज़रा। So again if I am going to tell you about the types of sentence, so there are 5 types of sentences। ठीक है, तो 5 तरह के जुमले हमारे पास मौजूद हैं, 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, जिनको हम सादा जुमले कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, मतलब पॉजिटिव सेंस वाले और नेगेटिव सेंस वाले। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें जिसमें सवाल होता है तो इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब टाइप, जिसको हम यस नो टाइप भी कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इसके जवाब में आप यस या नो कहते हैं। जैसे कि हैव यू ईटन लंच, हैव यू ईटन डिनर, इस तरह से। WH टाइप, जिसके जवाब में आप WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इसके जवाब में आप कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, जैसे व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, है ना, वेयर डू यू लिव। और टैग क्वेश्चन में स्टेटमेंट के साथ एक क्वेश्चन लिखा होता है, जैसे इट इज़ वेरी हॉट टुडे इजंट इट। तो ये स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन टैग, जहन में डालो उसको। इम्पेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमले, इसमें या तो कोई ऑर्डर किया जाता है, कोई रिक्वेस्ट किया जाता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं तो फिर हुक्म है, जैसे ओपन द डोर। और प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होते हैं तो फिर रिक्वेस्ट है, जैसे कि प्लीज़ क्लोज द विंडो। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं कि एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो
हैप्पीनेस, सैडनेस और सरप्राइज़ को बता रहे होते हैं, मतलब खुशी, गमी या हैरत का इजहार ये कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तो अच्छा, इनमें एक चीज़ होती है, ख़ासियत इसकी ये होती है, इनमें इंटरजेक्शन आता है, इंटरजेक्शन आता है इसके अंदर। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में उल्टा आई लगाओ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो ये लाजमी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा हम मैच जीत चुके हैं, तो ये हुर्रा जो होता है दैट इज़ इंटरजेक्शन। इस तरह से अलास आई हैव लॉस्ट माई पेन, ठीक है। तो जैसे अब नेक्स्ट लिख दिया मैंने अलास आई हैव लॉस्ट माई पेन, ये गमी का इजहार है, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी है, ये अलास यहाँ पे इंटरजेक्शन है, ठीक है। इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। इस तरह वाओ व्हाट अ नाइस शॉट बाय शाहिद अफरीदी, ठीक है। वाओ जब कहते हैं ना वाओ व्हाट अ नाइस पेंटिंग, वाओ व्हाट अ नाइट हॉर्स, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, दैट इज़ जब वाओ आ गया दैट इज़ सरप्राइज, ठीक है। ओ माई गॉड आई हैव लॉस्ट दैट। तो जिस तरह से ये जिस तरह के एक्सक्लेमेशंस होते हैं ना, मतलब अचानक से सडन जो क्विक एक इमोशंस होते हैं, उनको हम शो करते हैं किसके अंदर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। अच्छा, अलास का जो वर्ड है ये अलास का वर्ड होता नहीं है, अलास बोलते नहीं अंग्रेज़ कभी भी, दे नेवर से अलास, अलास माई फादर हैज़ डाइड, ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे वो अलास एक ऐसा वर्ड है जिसको वो लिख नहीं पाते और हम भी लिख नहीं पाते। जैसे आई हैव स्टोलन माई पेन, तो लिखते हैं तो अलास आई हैव स्टोलन, सॉरी माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, मेरा कलम चुरा लिया गया है, तो ये अफसोस का इजहार है। अलास तो इंग्लिश में लिखते हैं अलास माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, और बोलेंगे कैसे, बोलेंगे तरीका अलग है, कहेंगे माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, कहते ना हिज फादर हैज़ डाइड, कहते हैं हिज फादर हैज़ डाइड। तो अब इस चीज़ को लिख नहीं पाएंगे ना, उसको क्या लिखेंगे, तो उसको अलास लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो साउंड इफेक्ट है ये अलास कहलाता है। अलास बोलते नहीं कभी भी, लिखते हैं अलास सिर्फ। बच्चे सी एच लिख देते हैं बहुत सारे, बट सी एच को तरीका नहीं है इसको लिखने का, वो अलास ही है, ठीक है, इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इज़ द लास्ट वन। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम कोई दुआ दे रहे होते हैं किसी को या बदुआ दे रहे होते हैं किसी को, ये नॉर्मली मे से स्टार्ट होता है, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र पाओ, दिस इज़ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई प्रे या दुआया जुमले भी इसको हम कहते हैं। अच्छा, ये इसमें कोई बदुआ भी हो सकती है, मे यू डाई सून, कि तुम जल्दी मर जाओ, तो ये बदुआ हो गई, ठीक है। मे यू गेट इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस, ये भी एक बदुआ है किसी के लिए, दुआ थोड़ी ना है। तो मे यू गेट वेल सून, ये दुआ है, तो मे से स्टार्ट होता है। मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह ये भी दुआ है। तो ये 5 तरह के सेंटेंस इंग्लिश के अंदर जो होते हैं, असर्टिव होते हैं, या तो इंट्रोगेटिव होते हैं, या तो इम्पेरेटिव होते हैं, या तो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, या तो फिर ऑप्टेटिव होते हैं। समझ में आ गए 5 टाइप्स? ओके, दैट्स गुड इफ यू वांट। सो वी हैव देयर 3 टाइप्स ऑफ ऐसे। देखो, पैराग्राफ जब कंबाइन करते हैं तो पैराग्राफ्स की कम्बिनेशन से बनता है ऐसे, सेंटेंस की कॉम्बिनेशन से बनता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ को कंबाइन करने से बन जाता है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऐसे आपके सामने मौजूद है, ऐसे जो बना है, तो 3 टाइप्स के ऐसे हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और आर्गुमेंटेटिव। अब तीनों में क्या फ़र्क है? मिसाल के तौर पे, ठीक है, जैसे कि अगर एक सेलफ़ोन मैंने ख़रीदा है, एक सेलफ़ोन मैंने ख़रीदा है और वो सेलफ़ोन मैं अपने सामने रख दूँ और उस सेलफ़ोन के बारे में हर एक बात बताऊँ आपको, हर एक चीज़ बताऊँ, तो दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव ऐसा। मैं अगर उस सेलफ़ोन की डिस्क्रिप्शन करना शुरू कर दूँ, मिसाल के तौर पे मैं कैसे पढ़ देता हूँ कि आई हैव बाउट a new mobile phone from Sadar. The name of mobile phone is Oppo F11 Pro. This mobile phone has 24 megapixel of camera and it has 128 GB of internal memory. The mobile phone is very slim and smart and it has a high battery package. And there is a color OS operating system in that Oppo mobile phone. I am very much satisfied with the build and made and specification of the mobile phone. And I will keep it for my daily use. This is called a descriptive essay. मैंने डिस्क्राइब कर दिया एक मोबाइल फ़ोन को, डिस्क्रिप्शन दे दी। अब नेक्स्ट है नैरेटिव essay। नैरेटिव essay में नरेशन करते हैं, कहानी, कोई किस्सा बयान करते हैं। मिसाल के तौर पे द शॉपिंग ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, ये एक नैरेटिव essay होगा, क्योंकि मुझे कहानी बताने को मैंने शॉपिंग कैसे की। ओके, वन डे आई हैव गॉट सम मनी, देन आई वेंट टू बाय अ मोबाइल फ़ोन, I went by bus there, and there I met with Mr. Arsalan, who was the owner of the shop, and there I bought the mobile phone and then I returned home. This is called narrative essay. यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दास्तान कहानी सुना रहा हूँ कि मोबाइल मैंने कैसे ख़रीदा। थर्ड है आर्गुमेंटेटिव essay।
आर्गुमेंटेटिव में हम बहस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं। लेट्स से कोई आर्गुमेंट किया, जैसे एक टाइटल ले रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन्स आर गुड और बैड फॉर स्टूडेंट्स। तालिब इल्मों के लिए मोबाइल फ़ोन अच्छा है या बुरा है, ये टॉपिक, ये है आर्गुमेंटेटिव ऐसा। अब यहाँ मुझे बहस करना पड़ेगा कि अच्छा है कि बुरा है, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। दैट इज़ नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। बात समझ में आ गई? तो आप तीन ही तरह के ऐसे लिख रहे होते हैं, या तो आप उसमें कोई डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, या कोई कहानी बयान कर रहे होते हैं, या कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, आर्गूमेंट कर रहे होते हैं। तो मसला क्लियर है चीज़ें, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ऐसे जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। फिर से अगेन स्टार्ट से अगर मैं बताऊँ तो जब हम लेटर्स को मिलाते हैं तो वर्ड्स बन जाते हैं, वर्ड्स को मिलाते हैं तो सेंटेंस बन जाते हैं, सेंटेंस को मिलाते हैं तो पैराग्राफ बन जाता है, और पैराग्राफ को मिलाते हैं तो फिर ऐसे बन जाते हैं। और ऐसे तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस। अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो सेकंड टॉपिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है वो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।